हेलो माय इंटेलिजेंट फ्रेंड्स, वेलकम टू मोरे एकेडमी। कल हमने सीखा था रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, जिसका दूसरा नाम है रिटन डाउन वैल्यू मेथड। कोई बोलता है आरबीएम, कोई बोलता है डब्ल्यूडीवी। ये वाला मेथड का बेसिक फीचर्स क्या हमने सीखा था। एक मेथड था ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, दूसरा मेथड है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड में हम लोग हमेशा डेप्रिसिएशन एसेट के ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर कैलकुलेट करते हैं। वेयर एज टेक द केस ऑफ रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, हम लोग फर्स्ट ईयर में एसेट के ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर डिप्रेशन कैलकुलेट करते हैं और सब्सिक्वेंट ईयर्स में हम एसेट के ओरिजिनल कॉस्ट पे डिप्रेशन कैलकुलेट करने के बजाय ओपनिंग डब्ल्यूडीवी के ऊपर, रिटर्न डाउन वैल्यू के ऊपर डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। दैट्स व्हाई द फर्स्ट मेथड इज कॉल्ड एज ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, सेकंड मेथड इज कॉल्ड एज द रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। कल मैंने आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सिखाया था, कल मैंने आपको एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी वर्किंग करके दिखाया था और उसमें दो अलग अलग टाइप के फॉर्मूले सिखाए थे। एक डिप्रिसिएशन का अमाउंट कैसे कैलकुलेट करने का और दूसरा डिप्रिसिएशन का रेट कैसे कैलकुलेट करने का। डिप्रिसिएशन का रेट कैलकुलेट करने का जो डब्ल्यूडीवी का फॉर्मूला है वो थोड़ा सा अटपटा फॉर्मूला है, लेकिन फॉर्चुनेटली अपने सिलेबस में वो फॉर्मूला को यूज करके डिप्रिसिएशन का रेट कैलकुलेट करने का झंझट नहीं रहेगा। हर प्रॉब्लम में हमें डब्ल्यूडीवी मेथड का अगर सिचुएशन आया तो रेट ऑफ डिप्रिसिएशन प्रॉब्लम के अंदर दिया हुआ रहेगा। एसएलएम में कभी कभी रेट ऑफ डिप्रिसिएशन दिया रहेगा, कभी कभी नहीं दिया रहेगा, हम वहां पे फॉर्मूला मेथड यूज करके वर्किंग कर सकते हैं। बट डब्ल्यूडीवी में या फिर आरबीएम में हमेशा रेट ऑफ डिप्रिसिएशन दिया हुआ ही रहेगा। मैं फॉर्मूला आपको बता के रखा है 1 माइनस nth रूट ऑफ सैल्वेज वैल्यू अपॉन ओरिजिनल कॉस्ट, लेकिन अभी उसको याद रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि अपने को डिप्रिसिएशन का रेट हमेशा हमेशा दिया हुआ रहेगा। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन एसएलएम एंड आरबीएम इन अ मोर सिस्टमैटिक मैनर। उसके अलग अलग पॉइंट्स देखने का कोशिश करेंगे और उसके बाद में हम लोग कौन सा मेथड यूज करने का, कभी बिजनेस ने कैसे डिसाइड करने का, एसएलएम चूज करूं कि आरबीएम चूज करूं, वो देखेंगे। उतना पूरा होने के बाद हम लोग देखेंगे कि डिप्रिसिएशन का इंटरेस्ट कैसे होगा अंडर आरबीएम मेथड। चलो फिर, सो दीज आर द टू डायग्राम्स विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। लेफ्ट हैंड साइड के डायग्राम को मैं कहूंगा, लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन। दिस इज द डायग्राम ऑफ एसएलएम, कोई बोलता है FIM, कोई बोलता है OCM। सर मतलब क्या? स्ट्रेट लाइन मेथड या फिर फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड या फिर ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। डिप्रिसिएशन किसके ऊपर कैलकुलेट करो? ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर कैलकुलेट करो। हर साल का डिप्रिसिएशन क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, फिक्स्ड रहेगा। मतलब वो दिखने को कैसा दिखेगा? स्ट्रेट लाइन में दिखेगा। इसके लिए उसको बोलते हैं ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड या फिर स्ट्रेट लाइन मेथड। आप डायग्राम देख सकते हो, उसका स्ट्रेट लाइन है, हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। और अगर हम लोग दूसरा मेथड कंसिडर करेंगे तो इसको बोलेंगे आरबीएम या फिर डब्ल्यूडीवी मेथड, क्योंकि फर्स्ट ईयर में ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर डिप्रेशन कैलकुलेट किया है, सेकंड ईयर में सेकंड ईयर के ओपनिंग डब्ल्यूडीवी पे कैलकुलेट किया है, थर्ड ईयर में थर्ड ईयर के ओपनिंग डब्ल्यूडीवी पे कैलकुलेट किया है। क्योंकि डब्ल्यूडीवी हर साल चेंज होते जाएगा, इसका मतलब हर साल डिप्रिसिएशन भी चेंज होते जाएगा। डब्ल्यूडीवी कम कम होती है, मतलब डिप्रिसिएशन भी कम कम होता है। कम होना मतलब इंग्लिश में बोलते हैं रिड्यूसिंग, दैट्स वाई रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो उसका डायग्राम थोड़ा सा अलग है। इट इज नॉट पैरेलल टू एक्स एक्सिस बट इट इज गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड्स। दिस इज हाउ द डायग्राम इज ड्रॉन। ओके, तो चलो फिर अब देखेंगे इसके बीच में डिफरेंस क्या क्या होता है। लेट मी कंसिडर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एसएलएम एंड आरबीएम। जरा अपने आप को थोड़ा सा शिफ्ट करता हूं, मतलब जगह हो जाएगी ठीक से। यप, ओके। सो व्हाट आर दी पॉइंट्स ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन एसएलएम एंड आरबीएम। सबसे पहला मीनिंग, FIM मतलब फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड या फिर SLM मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड या फिर OCM मतलब ओरिजिनल कॉस्ट मेथड में डिप्रिसिएशन पर ईयर इज ऑन द एसेट एंड दैट अमाउंट रिमेन्स फिक्स्ड। वेरएज आरबीएम मेथड में, डब्ल्यूडीवी में, डिप्रिसिएशन पर ईयर और एसेट गोज ऑन रिड्यूसिंग, दैट्स वाई उसका नाम है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। कैलकुलेशन किसके ऊपर किया जाता है? इन केस ऑफ SLM इट इज ऑलवेज कैलकुलेट ऑन ओरिजिनल कॉस्ट, इन केस ऑफ आरबीएम इट इज कैलकुलेट ऑन द रिड्यूसिंग बैलेंस ऑफ द एसेट। उसकी अमाउंट कितनी रहती है? फिर ऑटोमेटिकली एसएलएम में अमाउंट इज गोइंग टू रिमेन कांस्टेंट एवरी ईयर एंड आरबीएम में अमाउंट गोज ऑन डिक्रीजिंग एवरी ईयर, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। एसएलएम में द वैल्यू ऑफ द एसेट कैन बी रिड्यूस टू जीरो, क्योंकि हर साल कांस्टेंट अमाउंट है। जस्ट एग्जांपल, 1 लाख रुपए का एसेट है, उसका सैल्वेज वैल्यू सपोज जीरो है। 1 लाख रुपए का एसेट है, उसका सैल्वेज वैल्यू सपोज जीरो है और उसका जिंदगी लेटर से 10 साल है, तो आप क्या बोलोगे? कॉस्ट ऑफ द एसेट 1 लाख माइनस सैल्वेज वैल्यू 0 डिवाइडेड बाय लाइफ ऑफ द एसेट 10 ईयर्स। तो हर साल का डिप्रेशन कितना? 10,000। तो फर्स्ट ईयर में 10,000, सेकंड ईयर में 10,000, ऐसा करते करते आप
10th ईयर तक हर साल में 10,000 राइट ऑफ करोगे तो ऑटोमेटिकली एसेट का वैल्यू कितना बन जाएगा, 0 बन जाएगा। लेट मी कंसिडर सिंपल सिचुएशन, चलो 10 साल का कंसिडर नहीं करता हूँ, 4 साल का कंसिडर करता हूँ। तो एक SLM कंसिडर करूंगा और एक RBM कंसिडर करूंगा। एसेट का कीमत कंसिडर करेंगे चलो 1 लाख। वही अगर सेम एसेट RBM मेथड वाले के पास गया तो कितना कंसिडर करना पड़ेगा, 1 लाख फर्स्ट, और 4 साल का लाइफ कंसिडर करता हूं तो इन दैट केस फर्स्ट ईयर का डिप्रेशन कितना आएगा, 25,000। यहां पे भी कितना आएगा, 25,000, जस्ट एग्जाम्पल। तो मतलब 25% डिप्रेशन आ गया है। सो 1 लाख का 25,000 मतलब कितना हो गया, अभी 75,000 बाकी, यहां पे भी 75,000 बाकी, लेकिन बाद में सेकेंड ईयर में फिर से एक बार 25,000 आएगा। वेयर टेक द केस ऑफ दी RBM मेथड, यहाँ पे हम लोग अभी 75,000 का 25% कैलकुलेट करेंगे, मतलब वो 18,750 आएगा। तो कितना बचेगा यहाँ पे, 56,250 बचेगा, और यहाँ पे कितना बचेगा, 50,000 बचेगा। फिर थर्ड ईयर का डिप्रिसिएशन 25,000, मतलब यहाँ पे फिर से एक बार 25,000, यहाँ पे कितना आएगा, अभी 56,250 का 25% कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो विल बी 14,062। आई होप यू कैन सी दैट द depreciation is changing every time. It is reducing balance method. 14,062 और यू कैन से 063, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। तो बचेगा कितना, 25,000 फिर से एक बार इन SLM। RBM बोलेगा मेरे पास कितना बचेगा, 42,188। अगर आपने 14,063 लिया रहेगा तो आपका 14,187 आएगा। मैंने 14,062 लिया है, इसके लिए मेरा 42,188 आ गया है। लास्ट ईयर में फिर से बोलेगा 25,000 का डिप्रिसिएशन, और यहाँ पे बोलेगा नहीं 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 बाबा, मेरा तो फिर से बार डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करना क्या, तो मेरा आएगा 10,546 और 10,547। तो इसका WDV कितना बच गया, नील, और इसका WDV कितना बचेगा, दैट विल बी 31,641। तो हियर यू कैन सी दैट SLM में द एसेट वैल्यू कैन बी रिड्यूस टू नील, जो यहाँ पे लिखा है कैन बी रिड्यूस टू 0, बट RBM में इट कैनॉट बी रिड्यूस टू 0. It always goes on reducing the balance of asset and therefore it also goes on reducing the value of depreciation. तो जितना बच गया है उसका 25%, जितना बच गया उसका 25%, तो कुछ ना कुछ तो बचा है, तो उसका 25% उससे छोटा ही रहेगा, मतलब फिर से कुछ ना कुछ तो बचेगा. सो इट कैन नेवर बी रिड्यूस टू 0 इफ यू आर फॉलोइंग RBM. प्रॉफिट्स कैसे होंगे फिर, प्रॉफिट्स इन केस ऑफ SLM, क्योंकि हर बार हम लोग 2 एंट्री करते हैं. पहला एंट्री कौन सा रहता है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, और दूसरा एंट्री कौन सा रहता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट. आई रिपीट, पहला एंट्री कौन सा होता है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, मतलब हम एसेट को कम कर देते हैं. बाद में डेप्रिसिएशन नाम का एक अकाउंट क्रिएट हो गया, वो नॉमिनल अकाउंट है, अब वो जिंदा है, साल खत्म हो गया तो नॉमिनल अकाउंट को कहाँ पे ट्रांसफर करना पड़ता है, P&L अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ता है. तो प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करेंगे, मतलब हर साल अगर आप SLM फॉलो करते रहोगे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाने वाली अमाउंट कांस्टेंट रहती है, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगी, मतलब अपने प्रॉफिट को कम करेगी. हर साल के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जाने वाली अमाउंट कांस्टेंट होने की वजह से हर साल के प्रॉफिट एंड लॉस में कांस्टेंट अमाउंट से रिडक्शन आने वाला है, प्रॉफिट कांस्टेंट अमाउंट से कम होने वाला है. लेकिन ऑटोमेटिकली उसका मतलब क्या हो जाएगा कि जैसे जैसे आपका एसेट का लाइफ खत्म होते जाएगा वैसे वैसे आपका अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कांस्टेंट ही रहने वाला है. वेयर टेक द केस ऑफ RBM, शुरू में क्या होने वाला है, डेप्रिसिएशन ज़्यादा है 25,000, शुरू में 25,000, बाद में 18,750, बाद में 14,062, बाद में 10,547. इसका मतलब धीरे 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 एसेट का डेप्रिसिएशन कम होते जाएगा, मतलब धीरे धीरे P&L अकाउंट को ट्रांसफर होने वाली अमाउंट कम रहने वाली है. शुरुआत में ज़्यादा रहेगी, बाद में कम रहेगी, शुरुआत में ज़्यादा रहेगी, बाद में कम रहेगी, मतलब बाद में नुकसान कम दिखेगा. नुकसान कम मतलब प्रॉफिट ज़्यादा, और शुरुआत में नुकसान ज़्यादा मतलब प्रॉफिट कम. सो SLM में क्या होता है, बाद में प्रॉफिट ज़्यादा दिखता है, शुरू में प्रॉफिट कम दिखता है. तो अपना SLM में नहीं, सॉरी RBM में, तो इसका मतलब एग्जैक्टली उल्टा सिचुएशन हो जाएगा SLM में. यहाँ पे शुरुआत में प्रॉफिट और बाद में का प्रॉफिट कांस्टेंट रहने वाला है. अगर आप उसको कंपेयर करोगे RBM के साथ में, बोल सकता हूँ फिर शुरुआत में प्रॉफिट ज़्यादा दिखेगा और बाद में का प्रॉफिट कम दिखेगा. So more during the earlier years of the life of the asset than the latter years. Whereas take the case of RBM,
इट विल बी लेस ड्यूरिंग द अर्लियर ईयर्स देन द लेटर ईयर्स। शुरुआत में प्रॉफिट कम दिखेगा, बाद में वो ज़्यादा दिखेगा। ओके, हियर यू कैन ऑल्सो से दैट इट रिमेन्स कॉन्स्टेंट, मतलब डिप्रिसिएशन इज गोइंग टू नॉट चेंज मच ऑफ द प्रॉफिट्स। लेकिन अगर उसको आरबीएम के साथ कंपेयर करोगे तो बोल सकते हो कि शुरुआत में आरबीएम का प्रॉफिट ज़्यादा जोर से कम है और एसएलएम का प्रॉफिट उतने जोर से कम नहीं है। तो आई एम रिपीटिंग अगेन, कंफ्यूज मत हो ना। कोई कोई बच्चे बोलेंगे सर आप एक बार बोल रहे हो कि सेम रहता है, एक बार बोलते हो कि ज़्यादा होता है, ऐसा कैसे हो गया? एसएलएम का प्रॉफिट फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, आप एसएलएम का फर्स्ट ईयर, एसएलएम का सेकंड ईयर, एसएलएम का थर्ड ईयर, एसएलएम का फोर्थ ईयर कंपेयर करोगे तो प्रॉफिट में कुछ फर्क नहीं दिखेगा। लेकिन एसएलएम के फर्स्ट ईयर को आप आरबीएम के फर्स्ट ईयर के साथ कंपेयर करोगे, आई रिपीट, एसएलएम के फर्स्ट ईयर को एसएलएम के सेकंड ईयर से कंपेयर किया तो प्रॉफिट में बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि डिप्रेशन कांस्टेंट है। बट एसएलएम के फर्स्ट ईयर को अगर आप आरबीएम के फर्स्ट ईयर के साथ कंपेयर करोगे तो बोलूंगा आरबीएम का प्रॉफिट जोर से कम हो गया है और एसएलएम का प्रॉफिट उतने जोर से कम नहीं हुआ, मतलब वो ज्यादा है। सो कंपेयरिंग एसएलएम टू आरबीएम आई कैन से मोर ड्यूरिंग द अर्लियर ईयर्स देन द लेटर ईयर्स एंड आरबीएम में लेस ड्यूरिंग द अर्लियर ईयर्स देन द लेटर ईयर्स। लेकिन अगर एसएलएम को एसएलएम के साथ कंपेयर करने का है तो कंटिन्यूसली कांस्टेंट, और आरबीएम को आरबीएम के साथ कंपेयर करने का, ऐसा कंपेयर करने का है तो प्रॉफिट शुरुआत में कम है और बाद में ज़्यादा ज़्यादा होते जाएगा। ओके, देन कम्स द नेक्स्ट पार्ट, रिकॉग्निशन बाय लॉ। इनकम टैक्स का जो कानून है भारत में वो कहता है कि आप डिप्रिसिएशन का मेथड कौन सा फॉलो करोगे। ये आपको आनंद सर ने जो सिखाया है वो तो अकाउंट्स का लॉजिक है, और अकाउंट्स एक अलग सब्जेक्ट है, कानून एक अलग सब्जेक्ट है। अकाउंट्स का बेसिक इंटेंशन क्या है? अकाउंट्स का बेसिक इंटेंशन है आपने बुक्स ऑफ अकाउंट कैसे मेंटेन करने का, रिकॉर्ड कैसे मेंटेन करने का, इसका सिस्टम डिजाइन करना, ये अकाउंट्स का बेसिक मकसद है। वेरएज लॉ का मकसद क्या है कि इकोनॉमी को बढ़ावा देना, इकोनॉमी को सिस्टमेटाइज करना, उसमें जितना हो सके उतना सिंप्लीफाइड सिस्टम क्रिएट करना, ये कानून का मकसद है। वो सोसाइटी को कंट्रोल करना चाहता है और ये बिजनेस को रिकॉर्ड करना चाहता है। दोनों के मकसद अलग अलग है, इसलिए दोनों के तरीके अलग होते हैं। तो एसएलएम का जो मेथड है वो इनकम टैक्स लॉ में बिल्कुल भी एक्सेप्टेड नहीं है। एक्चुअली अभी तो नया कुछ सिस्टम्स आया है, उसमें कुछ कुछ टाइप के बिजनेस के कुछ कुछ एसेट के लिए एसएलएम अगर उनको चाहिए रहेगा तो मिलता है, बट 11वीं के लिए इतना ज़रूरी नहीं है। अभी अब इतना याद रखो कि इनकम टैक्स बेसिकली बोलता है नहीं भैया एसएलएम आपको हम चालू नहीं करने को देंगे, आपको डब्ल्यूडीवी या फिर आरबीएम फॉलो करना पड़ेगा। ऑब्वियसली इनकम टैक्स का डब्ल्यूडीवी कैलकुलेट करने का थोड़ा अलग है तरीका, लेकिन जब आप सीए एंटर करने का होगे तब सिखाऊंगा कि इनकम टैक्स का डब्ल्यूडीवी का तरीका कैसा है। अभी इतना याद रखो कि इनकम टैक्स को एसएलएम से परहेज है, बोलता है मुझे इनकम टैक्स कहता है कि मुझे एसएलएम नहीं चाहिए लेकिन मुझे आरबीएम चाहिए। भले ही मेरा आरबीएम का टेक्निक थोड़ा अलग रहेगा बट मैं आरबीएम को एक्सेप्ट करता हूँ, एसएलएम को एक्सेप्ट नहीं करता हूँ। ऐसा कौन कहता है? इनकम टैक्स कहता है। अकाउंट्स को तो दोनों चलता है, एसएलएम भी चलेगा, आरबीएम भी चलेगा। इनफैक्ट अकाउंट्स के बाद और भी बहुत सारे मेथड्स हैं, याद है ना, परसों मैंने लिस्ट दिया था उसका, आपको पहले लेक्चर में भी दिया था और कल के लेक्चर में भी दिया था। एफआईएम, डब्ल्यूडीवी, डिप्लीशन मेथड, एन्युटी मेथड, डिप्रिसिएशन फंड मेथड, ऐसा अलग अलग मेथड्स आपको है उसके अंदर। सम ऑफ ईयर्स ऑफ डिजिट मेथड, इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड, दुनिया भर के अलग अलग मेथड्स है। तो अकाउंट्स तो अलग अलग मेथड करते रहेगा, बट बिजनेस के लिए इनकम टैक्स क्या बोलेगा? सॉरी भैया, अगर आपको इनकम टैक्स का बेनिफिट चाहिए रहेगा तो आपको एसएलएम, आरबीएम, एसएलएम नहीं आरबीएम या फिर डब्ल्यूडीवी को यूज़ करना पड़ेगा, एसएलएम को छोड़ना पड़ेगा। देन कम्स द नेक्स्ट पार्ट, सूटेबिलिटी। तो कौन से बिजनेस ने एसएलएम यूज़ करना चाहिए, कौन से बिजनेस ने आरबीएम यूज़ करना चाहिए? अगर आपके बिजनेस में रिपेयर्स चार्जेस नहीं है उस पर्टिकुलर एसेट के लिए, एसेट की ज़िंदगी 10 साल है और 10 साल में आपको रिपेयर चार्जेस कुछ भी नहीं है, सर ऐसे कैसे हो सकता है? रिपेयरिंग तो होगा ही होगा। हाँ, लेकिन आप कौन सा टाइप का कंपनी के पास से कौन सा टाइप का एसेट परचेस कर रहे हो उसमें फ़र्क पड़ सकता है। कोई कंपनी का ऐसा सिस्टम रहेगा कि अब आप हमको इतना पेमेंट कर दो और उसके आगे 10 साल तक आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। एसेट की ज़िंदगी 10 साल है। नंबर 1, एसेट बीच में खराब होगा नहीं, और ख़राब हो गया तो रिपेयर करने का तो हम फ्री में आके रिपेयर करके देंगे। मतलब अपने ऊपर आज सिर्फ बड़ा अमाउंट डालने का जिम्मेदारी है, बाद में अपने को एसेट में कुछ खराबी आ गई तो उसका जिम्मेदारी अपने सिर पे नहीं है, वेंडर जो है मशीनरी का वही उसको कंट्रोल करने वाला है। तो बोलूँगा फिर ठीक है, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। फिर बिल्डिंग है या फिर लैंड है, लैंड का तो वैसे भी डिप्रेशन होता नहीं है, बट ऐसा कुछ सिस्टम रहेगा कि जहाँ पे एसेट में बार बार रिपेयर्स करने की जिम्मेदारी नहीं आएगी, इवन इफ द एसेट हैज बिकम ओल्ड। फिर मैं कहूँगा इन दैट केस इट इज़ बेटर फॉर यू टू फॉलो एसएलएम सिस्टम। वेरएज इफ यूर एसेट इज सच कि बाबा आज तुम परचेस करो, बाद में 1 साल 2 साल वारंटी पीरियड है, वारंटी पीरियड खत्म होने के बाद में अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो इन दैट केस आपको अपना खर्चा करना पड़ेगा। रिपेयर्स का खर्चा आपको फ्री में तो कुछ रिपेयर करके नहीं मिलेगा। मैं बोलूँगा ठीक है, मतलब जैसे जैसे एसेट ओल्ड होते जाएगा वैसे वैसे रिपेयर्स बार बार करने पड़ेंगे, मतलब अपना खर्चा बाद में बढ़ने वाला है रिपेयर्स का। शुरुआत में रिपेयर्स का खर्चा कम क्यों है? क्योंकि एसेट नया है, तो तभी रिपेयर्स कम है और डिप्रिसिएशन ज़्यादा हो जाएगा।
और बाद में रिपेयर ज़्यादा है तो डिप्रिसिएशन कम होता जाएगा, क्योंकि हम लोग यूज्ड एसेट को यूज़ कर रहे हैं, शुरुआत में हम लोग ओरिजिनल एसेट को यूज़ कर रहे हैं। ये बेसिक लॉजिक याद रखेंगे। तो जिस बिजनेस में, जिस ट्रांजैक्शन में हमारा एसेट इस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है कि आज ही सारा का सारा पैसा भरो और बाद में रिपेयर की चिंता भूल जाओ, तो SLM इज़ अ गुड सिस्टम फॉर यू। तो कॉन्स्टेंट डिप्रेशन विल कम एवरी ईयर। वेयर जहाँ पे आपका एसेट का परचेस करने का तरीका ऐसा है कि परचेस करो, 1 साल के लिए वारंटी फ्री, 2 साल के लिए वारंटी फ्री, और उसके बाद में अगर रिपेयर्स का जरूरत पड़ा तो आपके खुद के पॉकेट से खर्चा करना पड़ेगा। तो ऐसे सिस्टम में अगर आप SLM फॉलो करोगे तो डिप्रेशन हर साल कांस्टेंट रहेगा और शुरुआत में रिपेयर्स नहीं रहेगा और बाद में रिपेयर्स का खर्चा बढ़ते जाएगा। मतलब शुरुआत में डेप्रिसिएशन कांस्टेंट और बाद में रिपेयर्स नहीं है तो आपको SLM चलेगा, लेकिन शुरुआत में ये डिप्रिसिएशन है क्योंकि रिपेयर्स है ही नहीं। लेकिन अगर आप बोलोगे सर हमारा डिप्रेशन कांस्टेंट रखता हूं और बाद में रिपेयर्स का खर्चा बढ़ते जाने वाला है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में फर्स्ट ईयर में इतना अमाउंट जाएगा, सेकंड ईयर में इतना अमाउंट जाएगा, थर्ड ईयर में इतना अमाउंट जाएगा, फोर्थ ईयर में इतना अमाउंट जाएगा। सो दिस इज नॉट समथिंग विच इज गुड। मैं बोलूँगा फिर जाने दो। इसके बाद क्या करेंगे फिर, अगर रिपेयर्स का खर्चा बढ़ते जाने वाला है दिन ब दिन, तो फिर डिप्रेशन के खर्चे को कम होने दो। मतलब एक बढ़ेगा तो एक कम होगा, मतलब ऑन एन एवरेज अपना अमाउंट सेम जाएगा। दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू थिंक अबाउट। ये बढ़ गया है तो ये कम हो गया। कौन कम हो गया? डिप्रिसिएशन। ये अपना डिप्रिसिएशन का लाइन है जो नीचे नीचे जा रहा है, और रिपेयर्स का लाइन ऊपर ऊपर जाएगा। तो उन दोनों का एवरेज निकालोगे तो हर साल के P&L अकाउंट को लगभग सेम अमाउंट जाएगी। दैट इज द बेसिक आइडिया ऑफ RBM। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो जिस एसेट में अपने को बार बार डिप्रिसिएशन बाद में बार बार रिपेयर्स आने वाले नहीं है, वहाँ पे SLM इज गुड, और जहाँ पे आपको बाद में बार बार रिपेयर्स आने वाले हैं वहाँ पे RBM इज गुड। ओके, देन कम्स द नेक्स्ट पार्ट, डिप्रिसिएशन का कर्व कैसे रहेगा। वो तो आप लोग ग्राफ में देख रहे हो कि डिप्रिसिएशन का कर्व विल बी यहाँ पे स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एंड दिस इज नॉट स्ट्रेट लाइन, दिस इज गोइंग डाउन। ओके, सो कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। दीज आर द बेसिक थिंग्स टू बी केप्ट इन माइंड। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये वाला पॉइंट है कि SLM में क्या होता है, हर साल P&L अकाउंट को जाने वाला अमाउंट कांस्टेंट होता है, क्योंकि उसमें सिर्फ डिप्रिसिएशन है, उसमें रिपेयर्स है नहीं। तो वो उसी टाइप के एसेट के लिए सूटेबल है जहाँ पे रिपेयर्स का खर्चा अपने सिर पे नहीं है। लेकिन जहाँ पे रिपेयर्स का खर्चा अपने सिर पे रहेगा वहाँ पे अगर SLM फॉलो किया तो डिप्रिसिएशन भी कांस्टेंट रहेगा और ऊपर से आपका रिपेयर्स का खर्चा भी बढ़ते बढ़ते जाएगा। तो इन दैट केस आपके P&L अकाउंट को ये भी अमाउंट जाएगी और ये भी अमाउंट जाएगी। मतलब P&L अकाउंट को बड़ी अमाउंट गई, P&L अकाउंट को बड़ी अमाउंट गई, P&L अकाउंट को बड़ी अमाउंट गई। उससे अच्छा फिर क्या करेंगे हम लोग, लेट रिपेयर्स का खर्चा बढ़ते जाता है तो जाने दो, और हमारा डिप्रिसिएशन का खर्चा लेकिन कम कम होते जाएगा। तो ऑटोमेटिकली P&L अकाउंट को एक ज़्यादा वाली अमाउंट और एक कम वाली अमाउंट, मतलब उसका एवरेज मिलेगा। एक ज़्यादा वाली अमाउंट, एक कम वाली अमाउंट, मतलब उसका एवरेज मिलेगा। सो अल्टीमेटली हर साल में आपका P&L अकाउंट को जाने वाला अमाउंट कांस्टेंट रहेगा। दिस इज द बेसिक आइडिया वी आर ट्राइंग टू क्रिएट। सो RBM को फॉलो करने की वजह से वी आर ट्राइंग टू एडजस्ट दिस पॉइंट कि लेस ड्यूरिंग अर्लियर ईयर्स देन द लेटर ईयर्स। ये वाला पॉइंट को हम लोग एडजस्ट करने का कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपको SLM में मैंने क्या बोला था, उसको अगर फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के साथ कंपेयर करोगे तो SLM को RBM से कंपेयर करोगे तो अलग है, बट SLM को SLM से कंपेयर करोगे तो हर साल कांस्टेंट है। लेकिन RBM में हर साल में अलग अलग है। इससे छुटकारा पाने के लिए हम लोग ये टेक्निक यूज कर रहे हैं। क्लियर में कैसे बोल रहा हूँ? ओके, सो दीज आर द बेसिक आइडियाज विच वी आर थिंकिंग ऑफ। अब देखेंगे अगला पॉइंट कि डिप्रिसिएशन का एंट्रीज कैसे रहेगा। एग्जैक्टली सेम एंट्रीज, एग्जैक्टली सेम एंट्रीज, नो चेंज। सर नहीं, ये मेथड अलग है, ये RBM है। मैं बोलूँगा राजा RBM बोलो या फिर SLM बोलो, ये मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ डिप्रिसिएशन है, और मैं अभी जो आपके सामने दिखा रहा हूं वो मेथड ऑफ अकाउंटिंग फॉर डिप्रिसिएशन है। एक है कैलकुलेशन और एक है अकाउंटिंग। कैलकुलेशन मतलब क्या, लेट अस टेक एन एग्जांपल। दोनों में डिफरेंस क्या है समझने का कोशिश करो। कि अगर सपोज आप दुकान में जाते हो और सब्जी वाले के पास जाके बोलते हो कि मुझे इतना इतना धनिया चाहिए, इतना मुझे आलू चाहिए, इतना मुझे प्याज चाहिए, तो दुकानदार बोलता है हाँ चलो फिर इतना पैसा दे दो। आप पैसा देते हो, आलू, प्याज, धनिया, टमाटर जो भी कुछ है वो लेके आ जाते हो। फिर नेक्स्ट टाइम मम्मी के साथ जाते हो, उसी दुकानदार के पास जाते हो, वही धनिया, वही आलू, वही प्याज, वही टमाटर लेने को जाते हो, लेकिन मम्मी बार्गेन कर दी है। आपने बार्गेन नहीं किया, तो उसने बोला इतना पैसा दो, तो आपने पैसा दे दिया, काम खत्म हो गया। मम्मी ने बार्गेन किया मतलब, और बाद में पेमेंट कर दिया, फिर आप घर पे लेके आए, बाद में जो भी कुछ करना है कंप्लीट किया। तो पहले वक्त भी एंट्री क्या होगा, आप पेमेंट करके आए, आपने 100 रुपये का पेमेंट किया रहेगा। एंट्री क्या करोगे, वेजिटेबल्स अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। सेकंड टाइम मम्मी के साथ गए, वही चीज परचेस किया, लेकिन अभी 90 रुपीज मिल गया क्योंकि अच्छा बार्गेन किया था मम्मी ने। तो घर आके एंट्री क्या करोगे, एंट्री वही रहेगा, वेजिटेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो फर्क क्या पड़ा फिर, उधर 100 रुपीज था, इधर 90 रुपीज है। कैलकुलेशन का फर्क पड़ा, बार्गेनिंग का फर्क पड़ा, अमाउंट कैसे डिटरमाइन किया उसका फर्क पड़ा।
एंट्री में फर्क नहीं पड़ा। सेम लॉजिक है एसएलएम एंड आरबीएम में, कैलकुलेशन का फर्क है, क्योंकि हमको समझ में आ गया है कि हमारे एसेट में बाद में रिपेयर का खर्चा बढ़ता है, इसके लिए हम लोग डेप्रेशन को नीचे जाना कंसिडर करते हैं, ऑटोमेटिकली एवरेज अमाउंट हो जाएगा। और अगर हमको पता है कि अपने एसेट का रिपेयर्स का खर्चा बाद में बढ़ने वाला नहीं है, तो हम लोग डेप्रिसिएशन को कांस्टेंट रखते हैं। दिस इज द सिंपल आइडिया वी आर थिंकिंग ऑफ। तो इससे सिर्फ कैलकुलेशन में फर्क पड़ा है, अकाउंट में फर्क नहीं पड़ा है। मतलब फर्स्ट ईयर में तुमको परचेस का एंट्री करना पड़ेगा, एसेट इज कमिंग इन डेबिट व्हाट कम्स इन एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट और क्रेडिटर अकाउंट, डिपेंडिंग ऑन हाउ यू हैव परचेज द एसेट। कैश में परचेस किया कि चेक से परचेस किया कि क्रेडिट पे परचेस किया। इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, इंस्टॉलेशन चार्जेस रहेंगे तो कॉस्ट अटैच कंसेप्ट। एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर ब्रिंगिंग द एसेट इनटू वर्किंग कंडीशन शुड बी एडेड टू द कॉस्ट ऑफ एसेट, एंट्री कर दोगे एसेट अकाउंट में टू कैश बैंक और क्रेडिटर अकाउंट। अगर डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करना करेगा फर्स्ट ईयर के एंड में, एंट्री वही रहेगी डेप्रिसिएशन अकाउंट में टू एसेट, सिर्फ अमाउंट विल बी नाउ डिफरेंट। एंड डेप्रिसिएशन बाद में ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट, एंट्री क्या हो जाएगी पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन, क्योंकि पीएनएल अकाउंट सबसे बड़ा नॉमिनल अकाउंट है, वो सभी खर्चे को पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में ले लेता है। सेकंड ईयर से लेकर सेकंड लास्ट ईयर तक क्या एंट्री करोगे? एट द एंड ऑफ द ईयर यू विल कंसिडर द डेप्रिसिएशन का रिकॉर्डिंग का एंट्री, एंट्री विल बी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन ट्रांसफर टू पीएनएल, सेम एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। फिर जिस साल में सेल करोगे तो एट द टाइम ऑफ सेल पहले तुमको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा उस एसेट का जिसको तुम बेच रहे हो, सबका नहीं, जो जा रहा है उसका हिसाब चुकता करना पड़ता है। तो एंट्री हो जाएगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ एसेट सोल्ड, एंड बाद में एसेट का बुक वैल्यू पे बेच दिया रहेगा, तो इन दैट केस कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, एसेट को अदर देन बुक वैल्यू पे बेच दिया है, तो इन दैट केस द एंट्रीज कैन बी डिफरेंट। अगर सपोज उसको तुमने हायर बुक वैल्यू पे बेचा रहेगा तो एंट्री विल बी कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट एंड टू प्रॉफिट ऑन सेल अकाउंट, ऐसी एंट्री हो जाएगी। एंड ऑन द अदर हैंड अगर आप और फिर बाद में उसको प्रॉफिट को ट्रांसफर करना पड़ेगा पीएनएल अकाउंट में, तो एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट ऑन सेल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट। ये कब होगा? अगर अपने एसेट को प्रॉफिट पे बेचा रहेगा तो। लेकिन सर अगर मैंने एसेट को प्रॉफिट पे नहीं बेचा है, मैंने एसेट को लॉस पे बेचा है, तो एंट्री कैसी करनी पड़ेगी? तो एंट्री हो जाएगी कैश और बैंक अकाउंट डेबिट लॉस ऑन सेल अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। तो ये लॉस ऑन सेल को यहाँ पे डेबिट हो गया और ये एसेट अकाउंट अपना क्रेडिट में आ गया। दिस इज ऑफ द थिंग्स विल बी कंसिडर्ड। और बाद में उस लॉस को पीएनएल अकाउंट को ट्रांसफर करेंगे, एंट्री हो जाएगी पीएनएल अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन सेल अकाउंट। ओके, सो दिस इज ऑफ द एंट्रीज आर रिक्वायर्ड टू बी पास। बाद में उस साल के एंड में फिर जो बचे कुछ एसेट्स है उसके ऊपर का डेप्रिसिएशन हम लोग चार्ज करते हैं ऑन रिमेनिंग एसेट। सो एंट्री हमेशा क्या रहेगा? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट एंड बाद में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो ये सब एंट्रीज मैंने सिखाया हुआ है। इसके हिसाब से मैंने आपको 6 प्रॉब्लम करके भी दिखाए हुए हैं, लेकिन फिर भी एक बार चलो फटाफट से आरबीएम चालू करने के पहले रिवीजन करना चाहिए, इसके लिए मैंने आपको रिवीजन करवा के दिया हुआ है। तो आरबीएम एसएलएम का फ़र्क क्या है और आरबीएम कब यूज़ करते हैं, एसएलएम कब यूज़ करते हैं, और इनकम टैक्स लॉ के हिसाब से कौन से मेथड को क्या वेटेज दिया हुआ है, ये सब चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। अभी नेक्स्ट लेक्चर से मैं क्या करूँगा? आरबीएम के प्रॉब्लम करूँगा। कम से कम 6 प्रॉब्लम करने का मेरा इंटेंशन है। तो बी विथ मी, लेट अस डू इट वेरी सिस्टमेटिकली सो दैट अपना 11वीं का मार्क्स अच्छा रहेगा, 12वीं का मार्क्स अच्छा रहेगा, और बाद में सीए करने का तो हम मस्त से फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाएंगे। ओके, चलो देन, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।